हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कॉस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरेन करेंसी क्या होती है। देखो, हमारे देश की करेंसी को छोड़ दिया, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारे देश की करेंसी क्या है, रुपीज़। अगर रुपीज़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी दूसरे कंट्री के जो भी करेंसी है, चाहे वो डॉलर है, पौंड है, टाका है, ठीक है, कोई रूबल है, वो सारे हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए क्या हो जाएगी, फॉरेन करेंसी हो जाएगी। तो अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो, जिस रेट पे एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में ट्रांसफर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी करेंसी क्या चल रही है, हमारी करेंसी क्या है, रुपीज, ठीक है। और दूसरे देश की, आपको पता है ज्यादातर देशों के लिए जो एक्सचेंज होने के लिए बेसिकली डॉलर को ही कंसिडर किया जाता है, डॉलर को ही बेस माना जाता है। तो जिस देश, क्या बोलोगे, जिस रेट पे एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ में आ गया? अब ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, आपको पता है, रोज ही बदलते रहते हैं। हर दिन सुनते हो आप कि रुपए में उछाल आया, रुपए में गिरावट आई। ये क्या मतलब है कि देखिए, होता है क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मान लेते हैं हम डॉलर, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर के मान लेते हैं कि एक डॉलर की कीमत के लिए चले 70 रुपए चल रही है, ठीक है। तो यानी कि आपको एक डॉलर को खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 70 रुपीज की। समझ में आ गया? तो एक डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि आपको लेने के लिए 70 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी कि जिस रेट पर, जिस दर पे, समझा, एक करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉर ये एक्सचेंज रेट बढ़ती भी है, घटती भी है। तो कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है? फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक डॉलर खरीदने के लिए कितने रुपए दिए थे, 70 रुपीज। अगर मान लो कि एक डॉलर की वैल्यू बढ़कर 75 रुपीज हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमें सिर्फ एक डॉलर खरीदने के लिए अपने इंडियन रुपीज कितने देने पड़ेंगे, 75। तो हमारे रुपीज की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, घट गई। और उनकी वैल्यू क्या हो, करेंसी की, इंक्रीज हो गई। और यही अगर 70 से घटकर 65 हो जाता तो हमारे करेंसी की वैल्यू क्या होती, एप्रिशिएट, यानी कि बढ़ जाता, क्योंकि अब हमें कम देने पड़ेंगे एक डॉलर को खरीदने के लिए। तो समझ में आ गया? एप्रिसिएशन का मतलब है हमारी करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि जब डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो हम कहेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है, कि अब हमें एक डॉलर लेने के लिए कम देना पड़ेगा। और अगर हमारे कहते हैं कि हमारी रुपीस की वैल्यू घट गई है, तो इसका मतलब है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, कि अब हमें एक डॉलर लेने के लिए भी 75 रुपीज देना पड़ेगा। जहां पहले 70 देना पड़ता था, अब 75 रुपीज देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब है करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन। यही मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली जब हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज कब होगी, जब उनकी डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कि पहले हमें 70 रुपीज देने पड़ते थे एक डॉलर के लिए, अब हमें 75 देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, घट गई। उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और एप्रिसिएशन मैंने बताया जब डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि पहले 70 देना पड़ा था, अगर हमें 65 रुपीज पे करना पड़ा एक डॉलर को लेने के लिए, तो हमारे करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो उसका मतलब है कि अब देखिए ध्यान से कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, तो फॉर इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स को फॉरनर को सस्ते लगेंगे, चीप रेट पे लेंगे, और वो हमारे गुड्स की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, जिसके कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आए? और अगर हमारी करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उनको हमारी चीज़ें महंगी लगेगी। ठीक है, अब वो चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, और जिसके कारण हमारे जो इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट घट जाएगा और इम्पोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन आता भी है कि करेंसी एप्रिशिएशन के, डेप्रिशिएशन के क्या इफेक्ट है। जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारा क्या बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, याद रखना। और जब करेंसी एप्रिशिएट होती है तो हमारा क्या बढ़ता है, इम्पोर्ट बढ़ता है। ठीक है, ओके। तो याद रखना, एक सस्ता होता है, ये हमारा महंगा हो जाता है गुड्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की। हमें सबसे पहले एक्सचेंज रेट समझ में आ गया, करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। आप लोग न्यूज़ में सुनते हो, हम भी छोटे होते थे सुनते थे, रुपए में उछाल आया, रुपए में गिरावट आई। तो यही करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ही, उछाल और नीचे ही कहते हैं। अब है टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कितने टाइप के बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं। तो 3 तरह के होते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जिसको हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, और तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तो पहले जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात कर लेते हैं। देखिए, ये पुराने टाइम पे
मतलब स्टार्ट होता था 1941 से लेकर 1977 तक। बेसिकली बहुत सारे दोस्त इसी जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था इसी को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे से बहुत सारे डिमेरिट्स आ गए, प्रॉब्लम्स आ गए, जिसके जगह पे लोगों ने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अडॉप्ट कर लिया है। आज सभी देशों के अंदर बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम ही चल रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है क्या, क्योंकि बार डिफरेंस आया था तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहला जो फिक्स एक्सचेंज रेट है किसके द्वारा तय किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है कि वो कितना एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगे। जो तो वहाँ उसके बाद ये सरकार ऐसा फिक्स करती क्यों, ताकि फॉरेन ट्रेड और जो कैपिटल मूवमेंट के बीच में स्टेबिलिटी हो, फ्लक्चुएट ना हो। इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए सरकार क्या करती है, एक फिक्स एक्सचेंज रेट को डिसाइड कर देती है। क्या रहे उसके बाद अब सरकार स्टेबल कैसे करती है, देखो ये तो हमेशा फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं, तो अब सरकार कैसे इसको कंट्रोल करती है वो समझना कि बाय फॉरेन करेंसी व्हेन करेंसी रेट बिकम वीकर। अगर हमारी करेंसी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो उस टाइम पे देश की गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, उस सिक्योरिटी को, फॉरेन करेंसी को बाय करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, ताकि उसको मेंटेन किया सके। और जब स्ट्रांगर हो जाती है करेंसी तो उसको क्या करते हैं, वो सेल करते हैं, यानी कि बाय और सेल के द्वारा उसको बेसिकली क्या करती है, वो फिक्स रखती है। ठीक है, इसके लिए लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, गवर्नमेंट को बहुत ही फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था, ताकि जो फिक्स रेट है वो हमारा मेंटेन रहे। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी सभी देश की गवर्नमेंट के लिए कि इतना बड़ा रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसीलिए बेसिकली धीरे धीरे सभी ज़्यादातर देश जो है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे शिफ्ट हो गए। समझा, इसमें होता क्या था कि हर एक कंट्री को ना, ईच कंट्री की वैल्यू ऑफ करेंसी फिक्स इन टर्म ऑफ, कोई भी जो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड होगा उसके टर्म में क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स रखना पड़ेगा। और ये जो एक्सटर्नल आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, प्रीशियस मेटल हो सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू में इसको हम फिक्स कर सकती है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको बेसिकली याद रखना है। लेकिन इसमें बहुत सारे हमने देखा कि प्रॉब्लम क्या थी कि सरकार को बहुत ज़्यादा रिजर्व मेंटेन करना पड़ता था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था। फ़ायदा ये था कि इसमें स्टेबिलिटी थी, कैपिटल मूवमेंट में स्टेबिलिटी थी। तो ये कुछ अच्छाई है, कुछ इसकी बुराई है, तो पहले बेसिकली इसको यार यूज़ किया जाता था। उसके बाद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कई बार बच्चे क्या होते हैं, वो फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल करते एग्जाम में फ्लोटिंग आया था तो बच्चों को लगता है कि नाम बदल गया है, बात वही है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जी डिसाइड क्या आता है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, माइक्रो के अंदर किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड्स की, कमोडिटी की प्राइस कैसे डिटरमाइन होती थी, मार्केट फोर्सेस। व्हेन आई से मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं पे प्राइस क्या होती है, डिटर्मिनेशन होती है। तो यहाँ पर भी जो फॉरेन करेंसी की जो प्राइस डिटर्मिनेशन होती है उसकी डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंट नहीं होता, सरकार को किसी तरह की फॉरेन करेंसी रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वीक होगा तो खरीद लो, ना ही स्ट्रांग हो तो सेल कर, ऐसा कुछ भी, ये फ्रीली होता है। ठीक है, अपने आप जैसी उसकी डिमांड होगी, जैसी सप्लाई होगी, उसके हिसाब से प्राइस डिटर्मिनेशन होती है। और ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि हमेशा फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो बदलती रहती है, उसकी सप्लाई चेंज होती रहती है, तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट फिक्स करती है, ये फ्री होता है, गवर्नमेंट में कोई इंटरवेंट नहीं होता, ये फिक्स्ड होता है, ये चेंज होता रहता है। इसमें सरकार को क्या करना पड़ता है, लार्ज रिजर्व रखने पड़ते हैं फॉरेन करेंसी के, ताकि वो बाय और सेल करे सिक्योरिटी को जब वो स्ट्रॉन्ग या वीक हो जाए। इसमें सरकार को किसी तरह कोई रिजर्व नहीं मेंटेन करने पड़ते। ये फ्री मार्केट फोर्सेस द्वारा डिसाइड किया जाता है, सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इससे क्या होती है, फॉरेन मार्केट में, फॉरेन ट्रेड में स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे स्टेबल कभी भी नहीं होता, हर दिन बदलते रहती है। तो यहाँ से आप डिफरेंस भी यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। देखिए मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम क्या है, इन दोनों का एक तरह से हम कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। स्टार्टिंग में ये फ्री होता है, जस्ट लाइक फ्लोटिंग, ठीक है, कि फ्रीली डिमांड एंड फोर्सेस को डिसाइड करते, डिटरमाइन करते, लेकिन सरकार के द्वारा एक प्री डिटरमाइंड होता है कि इससे ज़्यादा अगर करेंसी गिर जाएगी तो उसमें सरकार फिर इंटरवेंट करती है उसको बचाने के लिए। अगर ज़्यादा वीक हो जाए तो सरकार फिर उसको रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है, उसको बाय करती है, ताकि हमारी जो फॉरेन करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट है, वो एक लेवल से ज़्यादा ना गिरे। समझ में? तो एक लेवल सरकार के द्वारा डिसाइड कर लिया जाता है कि इस लेवल से गिरेगा तो सरकार उसको बाय कर लेगी, और अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो उसको सेल करके कंट्रोल कर लेगी। वैसे वो क्या होता है, फ्री होता है, लेकिन एक लेवल के बाद बढ़ता या घटता है तो वो सरकार के द्वारा उसमें इंटरवेंट करके उसको स्टेबल किया जाता है। समझ में आया? ये मैनेज सिस्टम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। करेंसी, इसमें से पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट 1 मार्क्स में कर लेना, करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कर लेना है,
फिर करेंसी जब डेप्रिशिएट होती है तो हमारा क्यों एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, क्योंकि फॉरेनर को हमारा गुड्स सस्ता लगता है, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी गुड्स जो सस्ती हो जाती है, जिसके कारण उनकी डिमांड बढ़ जाती है और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। एप्रिसिएशन में हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में आते हैं वो। और नेक्स्ट मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको आप रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट ये है। ओके उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कि कब हम किसी भी फॉरेन करेंसी की डिमांड कब करते हैं। डिमांड मतलब हम कब उसको चाहते हैं, कब हम उसको लेना है। सबसे पहला कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आपको बाहर से किसी दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना है तो सीधी सी बात है, आप उसकी पेमेंट किस में करोगे, उस देश की करेंसी में करोगे, और जब उसकी पेमेंट करने के लिए उस करेंसी की आपको डिमांड करनी पड़ेगी। दूसरा टूरिज्म, अगर आप यहाँ से मान लो लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पे हमारी करेंसी नहीं चलेगी, आपको उस देश की करेंसी लेना पड़ेगा, तो उस करेंसी की आप डिमांड करते हो। दूसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड ट्रांजेक्शन, जैसे किसी को गिफ्ट आपको देना है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के लिए बेसिकली हम उसकी डिमांड करते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स इन फॉरेन, अगर फॉरेन में के अंदर आपको मकान खरीदना है, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कैपिटल एसेट्स बाई करना है, तो भी आपको उस देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन मतलब होता है कि मार्केट में जो सिचुएशन है उसका एडवांटेज लेने के लिए, कई बार मार्केट क्या होता है अननेसेसरी बहुत गिर जाता है, हमें पता होता है कि मार्केट आगे ऊपर ही जाना है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस होने के कारण जब चीज़ें बहुत सस्ती लगने लगती है, कोई अच्छी चीज़ें बहुत रेट गिर जाते हैं, तो उस टाइम का सिचुएशन का एडवांटेज लेने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेकुलेशन के लिए बेसिकली में उस देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे हमारे 5 पॉइंट है जब जब हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट है सप्लाई, यानी कि दूसरे लोग हमारे कब डिमांड करते हैं हमारी करेंसी की, तो जब उन्हें हम यहाँ पे इंपोर्ट करें, जब उन्हें एक्सपोर्ट करना होगा, ठीक है। दूसरा वही है कि फॉरेन इन्वेस्टर हमारे देश में करना चाहेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर, जब अब्रॉड कोई हमारे देश में भेजना चाहेगा तो हमारी करेंसी की डिमांड करेगा, तो हमारे लिए क्या हो गया, सप्लाई। वही स्पेकुलेशन के लिए तो बिल्कुल डिमांड जो है उसको ऑपोजिट हो जाएगा, ये हमारे द्वारा क्या आता है, हमारी करेंसी की डिमांड वो उनके लिए किया जाता है। उसके बाद डिमांड और सप्लाई कर्व की बात करें तो हम लोगों ने 11th क्लास में माइक्रो किया था, जहाँ पे हमने गुड्स के कमोडिटी की प्राइस डिटर्मिनेशन सीखा था। तो यहाँ पे डिमांड कर्व जो होता है हमेशा पे रखना कि इन्वर्स रिलेशन होता है, कि जब किसी भी चीज़ की रेट बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू डिमांड घट जाती है, जब रेट घट जाती है तो उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इसीलिए डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, निगेटिव स्लोप होता है। तो यही रिलेशन है फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर और उसके डिमांड के अंदर, कि जब उसके रेट देखो R1 था तो इसकी हम कितनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, ठीक है, लेकिन जब रेट आपका इंक्रीज हो गया तो हमने क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होने से हमने क्या करा, अपनी उसकी जो डिमांड है वो घट गई। अगर इसकी और घट जाएगी तो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बेसिकली डिमांड का फॉरेन एक्सचेंज के साथ इनवर्स रिलेशन है, जब इसकी रेट बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड घट जाएगी और उसके रेट घटे होंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, जैसे जस्ट लाइक कॉमोडिटी को हम करते थे गुड्स को फाइंड करने के लिए। उसी तरह सप्लाई कर जो है हमारा पॉजिटिव स्लोप होता है, यानी कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर रेट इंक्रीज होगा तो सप्लाई उसकी बढ़ जाएगी और जब रेट डिक्रीज हो जाएंगे उसकी सप्लाई घट जाएगी। तो हमें पता ही है कोई भी चीज़ आप मान लो कि मैन्युफैक्चरर हो, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप बेचने वाले हो, जब ज़्यादा कीमत बढ़ेगी तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, आप ज़्यादा सप्लाई करने के लिए क्या होगे, तैयार होंगे। और आप कंज्यूमर हो तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, जब किस चीज़ की कम प्राइस होगी तब आप ज़्यादा बाई करोगे और कीमत ऊंची होने पर हम उसकी डिमांड भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जैसे ही हमने 11th क्लास के अंदर गुड्स कॉमोडिटी की हमने डिमांड कर और सप्लाई कर पढ़ा था, यहाँ पे भी फॉरेन एक्सचेंज रेट है, उसकी भी सेम डिमांड और सप्लाई कर्व है। अब है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, वही जिस तरह से हम लोगों ने मार्केट के बारे में किस तरह से हमारे किसी भी गुड्स की इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन करना, कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। देखिए ये हमेशा इसका नेचर क्या होता है, प्राइस घटे 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 तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, ये हमेशा प्राइस को ऊपर ले जाना चाहता है और ये हमेशा प्राइस को कंज्यूमर नीचे चाहता है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो होगा कि जिस रेट पे बायर और सेलर दोनों ही एग्री होंगे, एक खरीदने के लिए दूसरा उस रेट पे बेचने के लिए, तो वही क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है। यानी कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इक्वेट कर देते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट होता है, वहीं पे हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है। इक्वल लेवल पे ऊपर जाएंगे तो आपको पता है एक्सेस सप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि प्राइस ज़्यादा होने पे सप्लायर ज़्यादा आयात है मार्केट में, वो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेचना चाहते हैं
और अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड होती है कि कीमत कम होने पे, इक्विलिब्रियम लेवल से कम कीमत होने पर जो कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादा गुड्स को खरीदना चाहते हैं। इसी तरह से एक्सचेंज रेट में भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, ठीक है। तो अब है कि चेंज इन एक्सचेंज रेट, क्या हमारा एक्सचेंज रेट कांस्टेंट रहता है? नहीं, इसमें भी चेंजेस आती है। अगर इसकी डिमांड बदल गई तो इसका एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा, सप्लाई बदल गई तो भी इसका चेंजेस आएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक को कांस्टेंट रख के एक में चेंजेस दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे किस तरह से इसके जो रेट होते हैं वो चेंज होते हैं। तो पहले हम करते हैं कि चेंज इन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसे चेंज हो रहा है? अभी हम सप्लाई को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, केवल डिमांड में चेंज करेंगे। चेंज का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है, ध्यान रखना, सिर्फ इंक्रीज या सिर्फ डिक्रीज नहीं। व्हेन आई से चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड का मतलब है एक बार डिमांड बढ़ जाएगी और एक बार डिमांड घट जाएगी, तो कैसे इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा, चेंज होगा, वो यहाँ पर दिखाएंगे। तो पहले चलिए हम इक्विलिब्रियम लेवल बना लेते हैं। ये देखिए आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल, ये आर और ये क्वांटिटी, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट है और ये डिमांड क्वांटिटी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अभी हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखना है, डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। डी से क्या बन गया, ये डी डी 1 हो गया। अभी इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, रेट भी इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी भी क्या होगी हमारी, इंक्रीज हो गई। अगर हम क्या करते हैं, अभी डिमांड को डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज इन डिमांड राइट हैंड साइड, डिक्रीज इन डिमांड लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे डिमांड को हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, दिख रहा है आपको, D2। तो इक्विलिब्रियम ई से क्या हो गया था, E1 शिफ्ट हो गया था। अब ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, R2 से R1 और ये Q1 से Q2, दिख रहा है आपको, और इक्विलिब्रियम डिक्रीज होके आपका E2 हो गया। यानी कि पहले हमने क्या करा, सप्लाई को कांस्टेंट रखा है, चेंज इन डिमांड पे किस तरह से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल, जब हमारा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम लेवल आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, और जब डिक्रीज हो गया तो इक्विलिब्रियम लेवल हमारे नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो चेंज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लेवल कैसे हमारा चेंज होता है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा है, चेंज इन डिमांड, सप्लाई को कांस्टेंट रखा है। दूसरे डायग्राम में हम क्या करेंगे कि हम सप्लाई को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे। जैसे पहले हम हमेशा ओरिजिनल बना लो, ये हमेशा क्या है, आपका डिमांड है, यहाँ पे आपका रेट, यहाँ पे क्वांटिटी, ये आपका डी कर्व है, डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है। अब हमें क्या करना है, डिमांड को कांस्टेंट रखना है, चेंज इन सप्लाई के इफेक्ट दिखाना है। वही चेंज इन सप्लाई मतलब एक बार सप्लाई को इंक्रीज करके दिखाना है, एक बार सप्लाई को डिक्रीज कर देंगे। अब पहले हमने राइट वर्ड कर दिया, यानी कि सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई। तो अब देखो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ा कि क्वांटिटी Q से Q1 हो गया, लेकिन रेट जो है आपका, दिख रहा है आपको, R से R1 डिक्रीज हो गया पहले कंपेरेटिवली, दिख गया। ये E से E1 पे आ गया। अब हमारी सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज कर देते हैं, दिख रहा है आपको। अब क्या हुआ, क्वांटिटी आपकी डिक्रीज हो गई और आपका ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, R2। इक्विलिब्रियम लेवल हमारा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो सिंपल क्या करना है, अगर इक्विलिब्रियम की चेंज बोले तो आपको क्या दिखाना है कि हाँ, इक्विलिब्रियम लेवल से भी हमारा चेंज होता है। ऊपर हमेशा क्या होगा, एक्सेस सप्लाई, नीचे क्या होगी, एक्सेस डिमांड, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदना चाहता है और ज़्यादा प्राइस पे उसकी डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई करने वाले ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम चेंज बोले, एक्सचेंज रेट चेंज भी हमारी होती है जब हमारा डिमांड चेंज होता है। डिमांड चेंज में एक बार हमने डिमांड को इंक्रीज करके दिखा देना है, तो हमारा किस तरह से रेट पे इफेक्ट पड़ा है, रेट हमारा इंक्रीज हो गया। जब डिमांड घट जाती है उसकी रेट भी क्या होते हैं, घट जाते हैं। उसी तरह से सप्लाई में हमने दिखाया कि सप्लाई में किस तरह से हमने एक बार इंक्रीज करके दिखाया और एक बार हमने डिक्रीज करके दिखाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिटर्मिनेशन होती है। जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में गुड्स के बारे में पढ़ा था, फिर आपने मार्केट के अंदर जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ पे भी क्या करना है, एक्सचेंज रेट में आपको अप्लाई करना है। एग्जैक्ट वही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसी बाय एंड सेल किया जाता है, खरीदे और बेचे जाती है। ये एक ऐसा ध्यान रखिए कि जैसे दूसरे मार्केट की तरह ये भी एक ऐसा कोई लोकेशन या कोई जगह नहीं है, ये भी एक सिस्टम है जहाँ पे खरीदे और बेचे जाते हैं। तो दो तरह के फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं, एक तो स्पॉट मार्केट, एक होता है फॉरवर्ड मार्केट। नाम से समझ रहे हो, ऑन द स्पॉट, उसी टाइम पे, यानी कि जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो उसी दिन होते हैं, उसी प्राइस पे होते हैं, उसी दिन सेम डे आपका होता है।
लेकिन जो सेटल्ड होते हैं ट्रांजैक्शन बेसिकली 2 बिजनेस डे की जरूरत होती है, 2 दिन के अंदर वो सेटल हो जाते हैं। और फॉरवर्ड मार्केट का मतलब होता है कि ऐसा मार्केट जहां पर हम एक फ्यूचर पर्टिकुलर डेट को वो चीज़ हम लेंगे या बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज मान लेते हैं हम, क्या है वो 25 फरवरी है, ठीक है, 25 फरवरी है। अब ये चीज़ क्या है कि 25 फरवरी को मैं किसी भी सेलर से प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं 25 मार्च को आपसे सामान खरीदूंगी। अब हमारे बीच क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ है फ्यूचर डेट को, कि एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट को हम इससे खरीदेंगे या बेचेंगे, लेकिन आज की प्राइस पे। तो दैट इज अ फॉरवर्ड मार्केट, कि अभी भविष्य के लिए हम आज ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज की डेट पर जो भी प्राइस चल रही है इस प्राइस पे हम क्या करें, फ्यूचर में उसको खरीदेंगे या बेचेंगे। और स्पॉट मार्केट आज के ही प्राइस पे आज ही हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेटल होने में 2 दिन लगता है, याद रखना है आपको। तो फॉरवर्ड भविष्य के लिए, स्पॉट आज ही। तो ये 2 तरह के मार्केट होती है। तो ये बहुत ही छोटा सिंपल आसान सा चैप्टर था। बाकी कोई भी दिक्कत हो ग्राफ में, किसी भी तरह क्वेश्चन समझने में, आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट के आपको रिप्लाई करूंगी, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है, डाउट है, वो क्लियर हो सके। आई होप जितने टॉपिक मैंने कराए इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।